इस टॉपिक की वजह से एक वर्ड लिखा गया है एनर्जी, इसकी वजह से मुझे वर्क एंड एनर्जी का पूरा पार्ट पढ़ाना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ चूंकि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था पावर से रिलेटेड, सो पावर तभी आप समझ सकते हो जब आपको वर्क समझ में आया रहे और एनर्जी समझ में आ रहे, तभी आप पावर समझ सकते हो। सो दैट्स वाई आज हम लोग इस पार्ट को करेंगे और उसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है फिजिक्स का, वो है सिंपल मशीन। इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि वर्क क्या होता है, लेट्स सी, अगर हम लोग देखें कि वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है जैसे अगर कहा जाए कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस में वर्क क्या होता है? साइंस में वर्क ये होता है, जैसे मान लो अगर आप खड़े हो ना, तो भी नॉर्मल भाषा में आप कहोगे कि हमने काम किया है, ठीक है। या आप कर दो कि एक बंदा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो बोझा लेके अपने सिर पे खड़ा है, बोझा इन द सेंस लोड लेके अपने सिर पे खड़ा है। तो ये खड़ा है, तो एक्चुअल में तो ये हमारी भाषा में तो ये वर्क कर रहा है, बट साइंस इसको ये नहीं कहता है कि ये वर्क कर रहा है, ठीक है। लोड की वजह से इसका सिर देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, फिर भी बंदा मुस्कुरा रहा है, कितनी अच्छी बात है। खैर, तो वर्क जो है वो साइंस में ये वर्क नहीं कहा जाता है अगर कोई भी चीज खड़ी है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है। नोट डाउन दैट वर्ड, अगर कोई चीज डिस्प्लेस नहीं हो रही है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित होना। अगर कोई भी चीज अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है, विस्थापित नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं देयर इज नो वर्क डन। अभी मैं इस चीज को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अब देखो एक्चुअल में वर्क क्या होता है। मान लो इस बस को कुछ लोग ढकेल रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। तो ये बस धीरे धीरे क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। तो अच्छा, इन लोगों ने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? इस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में बस भी क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में बस का डिस्प्लेसमेंट है। बस का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं द वर्क हैज बीन डन, ठीक है, काम किया गया है। अब इसको हम क्या कहेंगे? देन वर्क इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा? F इंटू डी। क्या हो जाएगा? F इंटू डी। तो मेरी ये कंडीशन याद रखना, अगर मान लो एक गधा है, ठीक है, वो लोड लेके चल रहा है, लोड लेके चल रहा है, इसका मतलब वो उसका जो वर्क है, उसका जो फोर्स है, वो कहां लग रहा है? लोड नीचे की तरफ लगेगा। और वो डिस्प्लेस किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हैं, अप्लाई किए हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम कह सकते हैं वर्क हैज बीन डन, ठीक है। तो हम कहते हैं वर्क हैज बीन डन। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है, या अगर इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अगर इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि फोर्स आपका नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, मान लो किसी के सिर पे बर्डन है, तो वो बोझा जो है वो सिर पे है, और ये इंसान अगर आगे की तरफ ही चल रहा है, तो ये बोझा जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा, आप ये समझ लो कि वर्क वहां पे शून्य होगा, जीरो होगा। अभी इस चीज को मैं आगे भी डिफाइन करूंगा। अच्छा, अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है, मान लो एक बड़ा सा, खूब बड़ा सा पत्थर रख दिया गया, ठीक है, खूब बड़ा सा पत्थर रख दिया गया, और इसको एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। इस पत्थर को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, और ये पत्थर हिल तक नहीं रहा है। तो ये तो फोर्स तो लगा रहा है ना, देखो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, पत्थर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो क्या अगर ये काम नहीं कर रहा, तो इसकी बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं? मैंने क्या पूछा कि अगर ये काम अकॉर्डिंग टू साइंस तो कर नहीं रहा, क्योंकि पत्थर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। पत्थर में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये हो नहीं रहा। दूसरी चीज क्या है? वो भी किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस डायरेक्शन में पत्थर में, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर? अब दूसरी चीज समझो कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा
इसका मतलब बंदे ने काम नहीं किया, यानी वर्क इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? लेकिन क्या इसकी एनर्जी नहीं खत्म हो रही है? तो अगर इसकी एनर्जी खत्म हो रही है, अब आप दिन भर किसी पत्थर को ढकेल रहे हो, खूब बड़ा सा पत्थर है पहाड़ों के ऊपर जाकर के, तो क्या उसकी एनर्जी नहीं खत्म हो रही है? खत्म हो रही है। तो वो एनर्जी स्टोर कहां हो रही है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां जा रही है वो एनर्जी? तो वो कुछ एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में जा रही है, कुछ एनर्जी इस पत्थर में स्टोर हो जा रही है, पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जा रही है? स्टोर हो जा रही है। ठीक है? और कुछ एनर्जी कहां चली जा रही है? एनवायरनमेंट में चली जा रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। ध्यान से समझना, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया एक ही स्लाइड में, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनर्जी ना ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ना ही प्रोड्यूस होती है, और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इसे हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट एक काम कर सकते हैं, हम इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट्स फॉर्म, इट्स फॉर्म। ठीक है? हम इसके फॉर्म को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, या इसका फॉर्म बदला जा सकता है। तो आई होप आपको वर्क क्लियर हुआ होगा कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वर्क हैज बीन डन। अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है? अब ये सारी कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। नंबर फर्स्ट, वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज डन when a living being have energy. Work is done when a living being have energy. It means that कि जब किसी जीवित या सजीव के पास एनर्जी होती है, तब हम कह सकते हैं कि काम को क्या किया गया? किया गया। एंड नेक्स्ट सेकंड थिंग, अगर किसी मशीन के बारे में बात करेंगे कि किसी मशीन ने काम किया है, तो वो तभी हम कह सकते हैं जब उसके पास क्या हो? पावर हो। तो याद रखना, लिविंग बीइंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए और मशीन के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सीधे सीधे लाइन में इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? अब वर्क जो होता है उसको करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? ध्यान से समझना, वर्क डन होने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? तो नंबर फर्स्ट, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए यानी बल चाहिए। दूसरा चीज क्या चाहिए? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं, दूसरा हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों भी अपने नोट्स में नोट कीजिएगा आप लोग कि वर्क डन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर फर्स्ट इज द फोर्स एंड नंबर सेकंड इज द डिस्प्लेसमेंट। इट मींस दैट कि अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इसका डिस्प्लेस होना बहुत जरूरी है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, देन मैंने आपको बताया W इज इक्वल टू व्हाट? F इंटू डी। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो हम चाहे जितना बल लगा ले, हमारा जो काम है वो क्या हो गया? 0 हो गया। इट मींस दैट साइंस ये कहता है कि जितना आप बल लगा रहे हो उस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो आपने काम नहीं किया है। ठीक है? लेकिन आपकी एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है। साइंस ये नहीं कहता कि आपकी एनर्जी खत्म हो गई है। हमारी भाषा में क्या कहा जाता है कि हमारी एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन साइंस ये बात नहीं कहता है कि एनर्जी खत्म हो गई है। वो कहता है कि एनर्जी आपकी चेंज हो गई है। वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं। तो लिखा गया है कब काम किया गया जाता है और कब काम नहीं होता है। तो देख लेते हैं। When you climb a stair to go on next floor, जब आप चढ़ते हो सीढ़ियों पे, स्टेयर मीन्स होता है जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो, कहां जाने के लिए? अगले फ्लोर पे जाने के लिए, तो कहा जाता है कि काम को किया गया। नेक्स्ट लिखा गया है यू पुश अ ह्यूज रॉक। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप एक बड़ी से पत्थर को, बड़े से रॉक को पुश कर रहे हो एंड इट्स हैव नो डिस्प्लेसमेंट, देन आपने काम नहीं किया। ठीक है? अगला लिखा गया है यू क्लाइंब अ ट्री। जब आप पेड़ पे चढ़ते हो तो आप ऊपर चढ़ते हो, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हो ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। आप बल भी लगा रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में और आप डिस्प्लेस भी हो रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है? चलिए अगला देखिए।
आपने लिखा है यू स्टैंड एंड नो डिस्प्लेसमेंट, आप खड़े हो, आप थोड़ा भी नहीं चल रहे हो। सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं तो काम नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, यहां भी क्या लिखा गया है, नो डिस्प्लेसमेंट, यहां भी क्या लिखा गया है, नो डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। क्यों? मैंने आपको बता दिया, बिकॉज वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो देन वर्क, टोटल वर्क इज जीरो। इज इट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। वर्क हैज बीन डन व्हेन अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट मींस दैट हमें फोर्स चाहिए एंड साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है। वी shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement। हम एक केस देखते हैं जब क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर वही वाला एग्जांपल कि मान लो एक बस है, ठीक है, और इस पे क्या किया जा रहा है, पीछे से धक्का दिया जा रहा है, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये बस का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा जिस डायरेक्शन में आप धक्का देते हो उसी डायरेक्शन में खुलता है। क्लियर हुआ? तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। वेयर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एस मीन्स नथिंग बट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो कि जिसे आप दूरी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। तो यूनिट न्यूटन मीटर होती है। क्यों? बिकॉज फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। सो आप टोटली कह सकते हो कि ये क्या होती है, न्यूटन मीटर। बट एक चीज याद रखिएगा, 1 न्यूटन मीटर को कभी कभी आपको किस फॉर्म में देता है, न्यूटन को आप देखो, फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स को आप लिख सकते हो m इंटू ए। क्या लिख सकते हो, m इंटू ए। और m की वैल्यू क्या होती है, सो हम लिख सकते हैं, हम अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, m का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी होती है। अब आपका ए की यूनिट क्या होती है, तो ए की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई है। एंड इनटू मीटर क्यों रहेगा, बिकॉज जस्ट कि यहां पे यस तो है ही, इतनी यूनिट जो है, ये जो यूनिट है ये तो सिर्फ आपके फोर्स की यूनिट है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिर्फ फोर्स की यूनिट है एम के एस में, और ये मीटर तो है ही। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू नथिंग बट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। और इसी को जब आप इस तरह से लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर इंटू एस टू द पावर -2, तो ये 1 न्यूटन मीटर है। और आपसे बहुत अच्छे से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस, या 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो नीचे ऑप्शन में ये रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, और अगर नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि कैसे कैसे उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो 1 जूल क्या होता है? 1 जूल is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displace it by 1 meter along the line of the action of the force। मतलब जो जिस दिशा में हम बल को लगा रहे हैं उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे। और वो जो बल लग रहा है, ध्यान से समझना, वो जो बल लग रहा है वो 1 न्यूटन का होना चाहिए, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 1 मीटर का होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो बस है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने कितना अप्लाई किया है, हमने 1 जूल वर्क डन किया है। तो एक्चुअल में जूल, जब तक एक जूल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ही वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। सो दैट्स वाई उनका नाम क्या रख दिया गया, जो वर्क की यूनिट रखी गई, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। तो एग्जाम में देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर? एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 kg मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। तो इतनी यूनिट आपके
वर्क से बन सकती है, याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जहां तक लगता है कि यूनिट से ही अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है कि अब दूसरी कंडीशन देखो। नाउ वी शैल कंसीडर अनदर केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हमें ऐसी कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन देखनी है कि जब किसी अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है। जैसे एग्जांपल समझना, मान लो आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक बैग है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इस बैग को लिफ्ट कर रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, इस बैग को क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। तो आप किसके अपोजिट वर्क कर रहे हो? आपको पता है, आप ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। ग्रेविटी क्या चाहती है कि सब कुछ कहां रहे, नीचे रहे, और आप क्या कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक और एग्जांपल समझो, एक घिरनी है और उस पे एक आदमी है, ठीक है, और कुएं से पानी निकालता है, ठीक है, मान लो कुएं से बाल्टी से पानी निकालता है, और आदमी जो है वो क्या कर रहा है, वो इस रस्सी को पकड़ के खींच रहा है नीचे की तरफ। तो देखो बल कहां लगा रहा है, बल लगा रहा है नीचे की तरफ, और ये बाल्टी कहां उठ रही है, ऊपर की तरफ। तो देखो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डायरेक्शन है बल का, वो नीचे की तरफ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड अपोजिट वर्क डन। समझ में आ रही बात? मतलब कि ऐसा काम, या हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट हो वो अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाए, तो उसे उस समय, अब देखो अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमने यस को प्लस लिया था, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो यस को हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कि काम जो है वो निगेटिव हो जाएगा, या कह सकते हो कि काम जो है वो माइनस में होगा, ठीक है। मतलब माइनस का मतलब ये नहीं है कि कम होगा, काम उतना ही होगा, बट डायरेक्शन उसकी चेंज है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब समझो कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। यही तो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बताते आ रहा हूं कि जैसे ही माइनस आ गया, समझो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या उसका जो भी चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस रिप्रेजेंट दैट डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो भी भाई न्यूटन मीटर ही होगी, और आपको मैं बता चुका हूं। अब न्यूटन मीटर का एक कॉन्सेप्ट समझ लो, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। रख जाओ क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड टू द पावर -2। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो दिया गया है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में। अब देखो जैसे ही लिख दिया ना बल की दिशा में, तो समझ लो वो यस जो है, जो दूरी है, वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो अगर हम देखें इसको, तो बल जो है 5 न्यूटन का लग रहा है। A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो कितना का है, 5 न्यूटन का है, सिंपल। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इट मींस दैट मान लो एक ब्लॉक है, एक गुटका है, ठीक है, और हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो इस डायरेक्शन में लगाया, और इसी डायरेक्शन में ये गुटका क्या हो गया है, ये गुटका 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, यानी आगे बढ़ गया है 2 मीटर, यहां पे आ गया ये गुटका, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा, यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य, ये अपने आप लिखा गया है, जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा,
वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, देन एफ की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 2m इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर, या इसी को लिखा गया है 10 जूल, या इसी को आप लिख सकते हो 10 केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस दिन पूछ लिया जाएगा ना अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे यहां से, इसीलिए इसको नोट करो, ठीक है। आगे दिया गया है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। अच्छा भैया, तो लिख लो F इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर का हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 मीटर का। अब चूंकि बल की दिशा में है तो ये पॉजिटिव है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन में के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू नथिंग एफ इंटू डी, देन एफ इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 7 एंड डी की वैल्यू कितनी है 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56 न्यूटन मीटर, या 56 जूल, या 56 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना कि हर बार क्वेश्चन में लिख रहा है मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इसका मतलब अगर आप कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो बॉडी उतनी दूरी तक विस्थापित नहीं होगी जितना आप चाह रहे हो, बस उतना होगी जितना आपने उस पर फोर्स लगाया, और थोड़ी देर के लिए विस्थापित हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कई सारी कंडीशंस है, बस उसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं फिर एक क्वेश्चन है, एक कुली 15 किलो का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, अपने सिर पर रखता है, कुली के द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो कुली है, ठीक है, सो हमें यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m की वैल्यू हो गई, यानी मास हमारा 15 kg, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मिल गया है 1.5 मीटर। बट आपको पता है W इज इक्वल्स टू नथिंग बट F इंटू डी, एंड F की वैल्यू कितनी होती है M इंटू A इंटू डी। अब यहां पे A हमें नहीं पता, तो A क्या होगा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। ये वर्ड देख रहे हो, फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब वो बंदा क्या कर रहा होगा, एक 15 kg का जो बैग होगा उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है ना, ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो ग्रेविटी जितनी होती है, या जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले लेंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें जी का मान कितना मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप 10 मीटर ले लेना, अगर उसके अकॉर्डिंग पॉइंट में आंसर आ रहा है तो 9.8 ले लेना। ठीक है, जैसा भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप हम यहां लिख सकते हैं m की वैल्यू कितनी हो गई, हमें m की वैल्यू मिली है 15, a की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, एंड d की वैल्यू है 1.5। मल्टीप्लाई करा दोगे तो 15 और ये भी 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 15 225 जूल। क्लियर, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, बहुत सिंपल सा वर्ड्स है, ध्यान से समझ लो कि मैं आपको 3 कंडीशन बताता हूं कि कब कब काम किया जाता है। 3 कंडीशन होती है। नंबर फर्स्ट, एक मान लो कि आपने क्या किया कि आपने फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट आपका इसी डायरेक्शन में हो गया। नंबर सेकंड, बहुत ध्यान से समझना, नंबर सेकंड में मैंने आपको पुली का एग्जांपल दिया था, है ना, पुली, जिसमें क्या करता है एक बंदा इसको रस्सी को खींचता है, यानी फोर्स हमारा नीचे की डायरेक्शन में है, और जो बाल्टी होती है, ठीक है, वो कहां उठती है, वो ऊपर की डायरेक्शन में उठ रही होती है ना, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में। एंड नंबर थर्ड मैंने क्या बताया था कि मान लो एक गधा है और वो लोड लिया है, तो लोड उसका कहां फोर्स लगाएगा, लोड जो होगा वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और उस गधे को आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो कहां बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्लियर,
तो ये 3 कंडीशन है। अब तीनों में ध्यान से समझना किसकी कंडीशन में क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन देखें पहली कंडीशन में, तो फॉर्मूला तो सेम होता है F इंटू डी, बट एक चीज और रिमेंबर कर लो, कॉस थीटा। F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अब देखो हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये देखना कि थीटा कितना है। तो आप देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। मींस इनके बीच में जो एंगल है, देख रहे हो, इनके बीच में जो एंगल है भाई, जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कर सकते हो आ जाती हैं, तो उसके बीच में एंगल बन ही नहीं रहा है। मींस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो जब थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, याद रखना, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे यानी उसका जो वर्क डन होगा वो F इंटू डी के इक्वल होगा, या इसी को हम कह सकते हैं कि जो काम किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि फोर्स आपका नीचे लग रहा है, डायरेक्शन कहां है, ऊपर है। तो इनके इनके बीच में जो एंगल बनेगा, मान लो फोर्स आपका कहां लग रहा है, नीचे, और डायरेक्शन कहां है, ऊपर। तो देखो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू नथिंग बट -1। तो जब आप F W इज इक्वल्स टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा लिखोगे, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -1। देन यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा -F इंटू डी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि यहां पे वर्क कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं थर्ड कंडीशन में। तो थर्ड कंडीशन में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, और cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू नथिंग बट जीरो। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा से अगर हम देखेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है। मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल जीरो, यानी जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। सो आपको तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव कब बनेगा, नंबर फर्स्ट नेगेटिव कब बनेगा, एंड नंबर थर्ड जीरो कब बनेगा। ये आपको तीनों कंडीशन स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और ये याद होनी चाहिए तीनों कंडीशन कब कब क्या बनेगा। क्लियर, इसी 3 डायरेक्शन में वर्क डन होगा, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखा गया है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। भैया पहली कंडीशन यही है कि जब या तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, या तो वस्तु बल के अपोजिट दिशा में विस्थापित हो, तभी हम कहते हैं कार्य किया गया। सिंपल सा। अगर उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो काम जीरो हो जाता है। अच्छा अगला दिया गया है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजक लिखिए। तो सिंपल दूसरे का आंसर हो जाएगा, किए गए कार्य का व्यंजक W इक्वल्स टू F इंटू डी। सिंपल हो गया। 1 जूल कार्य को परिभाषित करिए, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it 1 meter in the direction of the force. क्लियर हुआ। तो आपको 1 जूल तभी हम कर सकते हैं जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करे, तो हम कह सकते हैं जो वर्क डन है वो 1 जूल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बैलों की एक जोड़ी, a pair of bullocks exert a force of 140 न्यूटन, 140 न्यूटन। इट मींस दैट F की वैल्यू कितनी हो गई, 140 न्यूटन। प्लाउड इज 15 मीटर लॉन्ग। तो जोतता कितना है, 15 मीटर लंबे खेत को जोत रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15 मीटर लॉन्ग। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, कितना काम करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा यहां देखो, बैल अगर आगे चलेंगे
तो जो उसके पीछे हर लगा होगा वो भी ऐसे चलेगा इसी डायरेक्शन में, यानी वर्क डन हमारा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर हुआ? तो हमारे पास हो जाएगा 140 इंटू 15 मल्टीप्लाई करा दो तो ये 0 का 0 हो गया, 15 4 जा 60, तो फिर 0 6 कैरी करेगा, 15 1 जा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब हम आगे देखते हैं एनर्जी क्या होती है। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड द पॉसेस एनर्जी। हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता होती हो तो वो जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अगला लिखा गया है द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज thus measured in the term of the capacity of doing work। कैसे मापा जाता है हम एनर्जी को? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना कोई चीज काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, जैसे कोई मशीन है तो वो जितनी देर काम कर सकती है उसे हम बोलेंगे कि उसके अंदर उतना पावर है। लेकिन अगर कोई लिविंग के बारे में बात करेंगे तो हम कहते हैं, जैसे मान लो आप लोग हो, आपसे कहा जाए कि रोज चल के कुछ काम करो, तो कुछ लोग ज्यादा काम करते होंगे, कुछ कम काम करते होंगे, तो जिनके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने ज्यादा वो काम करते होंगे, है ना? लेकिन वैकेंसी आने के बाद तो सबके अंदर एनर्जी आ ही जाती है, अपने आप आ जाती है। 1 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ते हो सब लोग, है ना? कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्या रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज नंबर फर्स्ट सन है, नंबर सेकंड न्यूक्लियर ऑफ एटम्स है, नंबर थर्ड टाइड्स है, नंबर फोर्थ इंटीरियर ऑफ अर्थ। याद रखना मैं ये चीजें क्यों लिखा हूं, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में ये एज इट इज दिया गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये ध्यान से देखना कि इनमें से पूछ लेगा कि रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो ऑप्शन में 3 चीजें तो यहां देगा ही देगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो द वेरियस फॉर्म इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो लोगों से मिलकर बनती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो हम अपने चैप्टर में सिर्फ यही दो पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी भी होती है, ये भी एक एनर्जी का रूप होता है। केमिकल एनर्जी भी एक एनर्जी का रूप होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी का रूप होता है, एंड लाइट एनर्जी जो कि सूर्य से आपको मिलती ही है, तो वो भी एक एनर्जी का रूप होता है। क्लियर हुआ? तो इतने फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, बट सिंपल हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये किससे किससे बनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी से, और किससे? और आपके काइनेटिक एनर्जी से बनी होती है, काइनेटिक एनर्जी से बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है अगर उसमें मोशन है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। ठीक है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है, इंक्रीजेस इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv², याद रखिएगा इसको। और हर एनर्जी का, चाहे जो एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका मात्रक क्या होगा, सबकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। इस चीज को भी याद रखिएगा, ये पूछा गया था लास्ट टाइम पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंपल मैंने आपको बता दिया, जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जब कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो जितना वो मूव करती है वही उसके द्वारा किया गया काम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टार बना के कॉपी में लिख लीजिए कि जब कोई बॉडी है वो अगर मूव कर रही है तो जितना वो उस समय काइनेटिक एनर्जी लगा रही है, जैसे मान लो कहा जाए कि एक बस है जिसका वेट 1000
किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड है। तो इस बस के द्वारा कितना काम किया गया? तो आप कहोगे सर यहां तो वेलोसिटी दे दिया है और हमें वर्क डन के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको मिल ही नहीं रहा है ना? तो ऐसी चीजों को समझा करो। वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिखवाया नोट में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन। जितना भी ये काइनेटिक एनर्जी होगी वही वर्क डन के बराबर होगी, उस बॉडी के द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो अगर इसी के द्वारा जितना काम किया जाएगा वही उस वर्क डन के बराबर होगा। जैसे अगर मैं प्रूफ करूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, तो आपको फार्मूला क्या होता है? W फार्मूला होता है F * D। और एक फार्मूला आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ mv²। अब जरा यहां से देख लो कि इसको लिख सकते हो m * a, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट का डी लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट से ही चेक कर लो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। m को हम क्या बोलते हैं? केजी। इंटू a को हम क्या लिखते हैं? इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब जरा सा देखो कि केजी इंटू मीटर, मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं तो केजी इंटू ये किसकी यूनिट होती है? तो ये वेलोसिटी की यूनिट होती है। देखो v² हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नथिंग बट मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करोगे तो वेलोसिटी का तो भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इट मींस अब इसको हम लिखेंगे हाफ इंटू mv²। आपका आ गया वर्क डन इज इक्वल्स टू mv²। तो कहने का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² के थ्रू, यानी सिंपल सा हाफ जो है वो कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब इससे रखना है जो वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स देखो, आपको वर्क डन इज इक्वल्स टू mv² आपका आ भी रहा है, इसलिए परेशान ना हो उस चीज के लिए। आपको बस ध्यान से समझना है और सोचना है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई बस है, उसका वेट कितना है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है। अगर उसका वेट दिया गया है 1000 kg और कहा गया है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और आपसे पूछ दिया जाए कितना काम किया उस बस ने, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप हाफ काइनेटिक एनर्जी इसकी निकाल लो, वही इसके द्वारा किया गया काम होगा। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो यही क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकता था कि वस्तु में काम कितना किया गया, तो वही आंसर होता। यम की वैल्यू कितनी हो गई? 15 केजी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी गई है? 4 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारा गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है वो है हाफ mv²। हाफ और m की वैल्यू कितनी हो गई? 15 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा हाफ 15 इंटू 16, देन डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 5 जा 40, 4 कैरी करेगा, 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। इस तरह से 120 जूल जो होगा वो गतिज ऊर्जा होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एक कार्य का द्रव्यमान इतना है, एक कार्य का द्रव्यमान जो है वो कितना है? 1500 केजी है। तो यही तो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और फिर कहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर के कितना हो जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाती है। ठीक है, तो देखो मान लो कि आप एक कार है, ठीक है, और इसका वेट जो दिया गया है वो तो है ही 1500 किलोग्राम। अब ये यहां जब थी तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी, और थोड़ी देर बाद ये कार जब यहां पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? तो इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसने काम कितना किया? तो भैया यहां से यहां तक पहुंचने में जितनी एनर्जी खर्च की गई है इस कार के द्वारा, ध्यान से समझना, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक पहुंचने में जितनी एनर्जी खर्च की गई है, तो कितनी एनर्जी, वो कैसे काउंट करेंगे? वो गतिज ऊर्जा होगी। तो जितनी एनर्जी खर्च की गई है उसे ही हम कहते हैं क्या? वर्क डन।
ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड समझ लो कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितना भी उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ होगा उसे ही हम बोलेंगे कि वर्क डन किया गया। ठीक है, अब जैसा कि आप सबको पता है कि m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1500 kg। ठीक है, और आपके सामने जो स्पीड लिखी गई है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहली चीज v1 की स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करोगे 30 इंटू 5/18, 30 इंटू 5/18। ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो फिर आपका हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, तो ये टोटल हो जाएगा 25/3। अगर ये 25/3 हो गया तो जो 60 किलोमीटर वाला है यानी V2 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 50/3। भाई सिंपल है, उसका दोगुना है, 30 का दोगुना 60 है, तो 25 का दोगुना 50 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू हो गई 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो सिंपल लिखेंगे वर्क इज इक्वल्स टू, तो हाफ m इंटू V1, सॉरी, हाँ V1 V2 का स्क्वायर या V1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू V2 का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ इंटू m की वैल्यू है 1500, V1 की वैल्यू है 25/3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m की वैल्यू है 1500, और फिर यहां पे आपको मिलेगा 50/3 का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन कौन सा है, हाफ इंटू 1500 बाहर कर दो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक बार हो जाएगा आपका 25/3 प्लस सॉरी और दूसरा हो जाएगा 25/3 माइनस 50/3, इससे हम लगा सकते हैं ये a स्क्वायर बचेगा और ये b स्क्वायर बचेगा, ये दोनों तो कॉमन हो गए। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1500, और यहां पे देखो एलसीएम लोगे तो ये 75 हो जाएगा, देन हो जाएगा 75/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई माइनस 25/3, तो ये ऑलरेडी 25 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1/2 1500 इंटू माइनस 25 इंटू 25 आपका हो जाएगा 625/3। 3 से काट दो तो ये 500 हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो ये 250 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करा दो। तो फाइनली W इज इक्वल्स टू माइनस 250 इंटू 625, मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिल जाएगा 156250, वो भी माइनस में। मतलब ये हो गया, माइनस इसलिए है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें एक्चुअल में अगर आपको करना है तो इधर से भी आप घटा सकते हो, बड़े वाले में से छोटा वाला। इज इट क्लियर? तो सिंपल मैग्नीट्यूड जो होगा वर्क का वो कितना किया गया है, 15 नहीं है, ये 1,56,250 जूल का वर्क डन किया गया है उस बॉडी के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो सिंपल है, उस वस्तु में जो मोशन के कारण, या जो वस्तु अगर मोशन कर रही है तो वो मोशन जिस कारण से करती है उसी को हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, यानी फॉर्मूला लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगला लिखा गया है -5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, -5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यानी अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है,
तो लिखा गया है 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। और जो मास लिखा गया है, मास दिया गया है वो यम है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है 25 जूल। यदि इसके वेग को क्या कर दे, दोगुना कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो आप इस फार्मूले से तो मास तो पता कर लो। तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा यानी 25 जूल बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, का मतलब हो जाएगा 25। वैल्यू आ गई, वो आ गई 2 kg। ठीक है। अब कहा जा रहा है अगर इसको हम डबल कर दें, तो भैया इसको हम कितना कर दें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो सिंपल है, ई के इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम की वैल्यू मिल गई है 2, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 100। ये कैंसिल, तो हमारे पास 100 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो इसका वेग आप कितना कर दिया जाए, 15 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग एंड कंडीशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो कैंसिल, ये हो जाएगा 225 जूल। क्लियर? तो देखो, जब 2 गुना किए तो 100 हो गया, 3 गुना किए तो इतना हो गया। तो बस इतना सा आपको ध्यान देना था। एंड आज के लिए इतना ही दोस्तों।